हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज विद विधि। दिस इज विधि। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर कंटेम्पररी साउथ एशिया फ्रॉम द बुक कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर करा दिया है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, जाकर जरूर देखना। तो लास्ट चैप्टर से कनेक्ट करते हुए कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर से हमने उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम पढ़ा था, आसियान, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया पर ही नहीं, पूरे साउथ एशिया पर फोकस करने वाले हैं इस चैप्टर कंटेम्पररी साउथ एशिया में। लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बता देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया यानी साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज हैं, जैसे कि साउथ एशियन कंट्रीज बेसिकली 7 कंट्रीज को माना जाता है। और 3 कंट्रीज को जब भी इस रीजन के बारे में डिस्कस किया जाता है तो उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है डिस्कशंस में। बट मेन 7 कंट्रीज हैं साउथ एशिया का पार्ट। तो इन एशियन कंट्रीज की, साउथ एशियन कंट्रीज की आपस में कैसे रिलेशंस है, उनके इंडिविजुअल इंडिया के साथ कैसे रिलेशंस हैं, और उनके इंडिविजुअली कौन कौन से टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम अभी तक फॉलो होते आए हैं, और कैसे उनकी ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी कंप्लीट हुई, हम इन सारे प्रोसेसेस के बारे में चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले जानते हैं साउथ एशिया है क्या। व्हाट इज साउथ एशिया? A region where rivalry and goodwill, hope and despair, mutual suspicion and trust coexist। मतलब अच्छी चीजों के साथ साथ बुरी चीजें भी है। मतलब जहां पर कॉपरेशन नहीं हो रही उसके साथ में कुछ चीजों पे ये कॉपरेट करने की भी कोशिश करेंगे। राइवलरी तो है इन लोगों के बीच में, इन कंट्रीज के बीच में, पर गुडविल भी है। तो बेसिकली ये रीजन मिक्स्ड चीजें दिखाता है कि मतलब अगर अच्छा भी है तो इनके बीच में बुरा भी हो सकता है, बुरा भी है तो अच्छा भी हो सकता है। अब जैसे कि इंडिया पाकिस्तान मैच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कितनी राइवलरी है, रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, वो हमें पहले ही दिख जाता है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तब सब इतने ज्यादा एक्साइटेड जो हो जाते हैं कि कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। अब देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं पार्ट साउथ एशिया की। 7 कंट्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मेन 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इन कंट्रीज का नाम लर्न करना आई नो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसके लिए एक आप एक्रोनिम, जैसे कि मैंने आसियान कंट्रीज के लिए बताया था, वो फॉलो कर सकते हो, जो कि है एमबीबीएस पेन, जिसमें ए जो है आप एक्सक्लूड कर सकते हो, एमबीबीएस पेन, ठीक है। आई नो थोड़ा फनी है बट इट्स मतलब याद करने के लिए अप्रोप्रिएट। तो ए एक्सक्लूड कर देना, क्योंकि अफगानिस्तान को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट बाकी आप कंट्रीज को मैच करके देखोगे इनिशियल से, तो वो पूरा एक्रोनिम से आपको लर्न हो जाएगी कंट्रीज। अब कंट्रीज ऑफन इंक्लूडेड इन डिस्कशंस ऑफ द रीजन, अगर हम साउथ एशिया देखते हैं वर्ल्ड मैप पर, तो हम देखेंगे अफगानिस्तान, म्यांमार एंड चाइना भी साउथ एशिया का ही पार्ट है। बट ये सिर्फ डिस्कशंस का पार्ट है। बुक में जितना लिखा है कि साउथ एशिया कंट्रीज मेनली कौन कौन सी है, वो यही है 7 जो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। अब साउथ एशिया की लैंडस्केप जानते हैं। हिमालयस इन द नॉर्थ एंड वास्ट इंडियन ओशन, ठीक है। हिमालयस नॉर्थ में है, मतलब पहाड़ भी है इधर। साउथ एशियन रीजन बहुत डाइवर्स है, ठीक है। यहाँ पर वाटर बॉडीज भी हैं, जैसे कि इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ इनकी लोकेशंस मेंशन करती हैं, जैसे कि साउथ वेस्ट एंड ईस्ट में आपको पता है बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, अरेबियन सी वेस्ट में है, इंडियन ओशन साउथ में है, ठीक है। और दे प्रोवाइड अ नेचुरल insularity to the region, which is largely responsible for the linguistic, social, and cultural distinctiveness of the subcontinent. The boundaries of the region are not as clear as in the east and west. West और east में इतनी clear demarcation नहीं है boundaries की, जितनी north and south में है, ठीक है। Thus, South Asia stands for diversity in every sense, yet constitutes one geopolitical space। मतलब ज्योग्राफी के पर्पस से देखें तो हम एक ही स्पेस में ये सारी कंट्रीज लोकेटेड होंगी, पर वो एक दूसरे से उतनी ही ज्यादा अलग होंगी, उतनी ही ज्यादा डिस्टिंक्ट होंगी। अब देखते हैं कि कैसे कैसे टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो होते आए हैं इन सातों कंट्रीज। श्रीलंका, इट इज डेमोक्रेटिक सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिया, इंडिया इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक सिंस इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान,
It experienced both civilian and military rulers, but it was democratic in the post Cold War period. कोल्ड वॉर के पीरियड के बाद से 1945 से 1991 तक कोल्ड वॉर का पीरियड था ना, उसके बाद से वो डेमोक्रेटिक था, बट बीच में इट सफर्ड अ मिलिट्री coup इन 1999। ईयर याद रख लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर में जितने भी ईयर्स आएंगे याद रखना, ये स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स साउथ एशिया तक तो बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड है, उसके बाद आगे के चैप्टर्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते रहेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी सेम हिसाब है, सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स एक्सपीरियंस करने पड़े उसे, बट कोल्ड वॉर के बाद से इट इज डेमोक्रेटिक। मतलब पाकिस्तान को बाद में डेमोक्रेसी के बाद भी एक मिलिट्री coup सफर करना पड़ा, बट बांग्लादेश का ऐसा हिसाब नहीं है, इट इज डेमोक्रेटिक आफ्टर कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के एकदम बाद से इट इज डेमोक्रेटिक। नेपाल, नेपाल बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, 2006 तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा, और फिर 2008 से डेमोक्रेसी आ गई नेपाल में। अब नेपाल और भूटान में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके डेटा को बहुत अच्छे से याद रखने की जरूरत है। भूटान भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, बट वो 2008 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, और नेपाल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था पर 2006 तक था। 2008 से इट बिकेम डेमोक्रेटिक। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू में आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके एमसीक्यू में आने के। Bhutan became a constitutional monarchy in 2008 and emerged as a multi-party democracy under the leadership of king. किंग के लीडरशिप के अंडर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। फिर मालदीव्स की बात की जाए तो इट वाज अ सुल्तानेट टिल 1968। बाद में वो क्या बना, रिपब्लिक बना विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री वगैरह सब। तो इट इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मालदीव्स। ठीक है, जून 2005 में मालदीव्स के बारे में ही दो इम्पोर्टेंट चीजें दी हैं, उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। जून 2005 में क्या हुआ था, पार्लियामेंट ऑफ मालदीव्स जो थी वोटेड अनएनिमसली टू इंट्रोड्यूस मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम आप लोगों को पता है, आपने 10th में भी पढ़ा है। मल्टी पार्टी सिस्टम जहां किसी एक ही पार्टी का रूल नहीं चलता है पूरी कंट्री में, अदर पार्टीज ऑल्सो एग्जिस्ट। वो हो सकता है कि अब जैसे इंडिया भी मल्टी पार्टी है, बट यहाँ पर काफी टाइम से बीजेपी रूल कर रही है, जस्ट बिकॉज इट इज कॉम्पिटेंट एनफ। अब मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये है कि बाकी पार्टीज भी एग्जिस्ट करेंगी, और वोटर्स के पास रियल चॉइस होगी कि वो किसी एक को वोट करें, अपनी मर्जी की पार्टी। तो यहाँ पर मालदीव की पार्टी का नाम दिया गया है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, एमडीपी। ये जो है अभी तक मालदीव के डोमिनेट करती है इलेक्शंस, अभी तक इलेक्शंस में यही जीतती आई है, और रिसेंट जो 2018 में इलेक्शंस हुए थे वो भी एमडीपी ने ही जीते थे। अब हम इंडिविजुअली देखते हैं, अभी हमने यहाँ पर काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स ऊपर ऊपर से सारे देखे ना, अब हम धीरे धीरे करके देखते हैं कि इंडिविजुअल कंट्रीज में कैसे कैसे रहे हैं। वैसे तो हर कंट्री डेमोक्रेटिक बनना चाहती है, एस्पिरेशन होती है उसकी डेमोक्रेटिक बनने के लिए, बट जनरली जब वो न्यूली बॉर्न होती है तो लीडर्स जो है उसको डेमोक्रेटिक करते नहीं है। आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा होगा दूसरी बुक के चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में, बिकॉज उन्हें डर रहता है कि डेमोक्रेसी की वजह से डिफरेंसेस क्रिएट ना हो जाए, बट स्टिल सिटीजन एस्पायर करते हैं कि हमारी कंट्री भी डेमोक्रेटिक रहे, ताकि उनकी जो आवाज है वो गवर्नमेंट तक पहुंचे। डेमोक्रेसी में वॉइस ऑफ द पीपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो फिर इसीलिए चाहते हैं पीपल हर कंट्री के कि हमारी आवाज जो है गवर्नमेंट तक पहुंचे, और हमारी मांगे जो है वो सुने और फिर पूरी करे। तो डेमोक्रेसी तो हर जगह मतलब मांगते ही हैं लोग। कुछ कंट्रीज में है, कुछ कंट्रीज में नहीं है, कुछ कंट्रीज में पहले नहीं थी अब आ चुकी है, तो अब वो धीरे धीरे हम पढ़ते हैं। द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। मिलिट्री का तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रूल रहा है, तो कैसे मिलिट्री और डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन होते रही है उसको हम अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। बुक में वो बहुत ज्यादा पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दिया है, जहां पर मैंने ऊपर नेम ऑफ द लीडर लिख दिया है, और नीचे मैंने लिख दिया है कि उनके टेन्योर के टाइम पर क्या क्या इवेंट्स हुए थे, जो कि आपको लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बहुत इजीली लर्न भी हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। जनरल आयूब खान से। सबसे पहले जनरल आयूब खान ही थे पाकिस्तान के लीडर। ही गॉट इलेक्टेड
जस्ट आफ्टर पाकिस्तान framed its constitution. जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी थी, he got elected, but he had to give up his office when there was popular dissatisfaction against his rule. अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना, लोग चाहते होंगे कि ये रूलर रुके, तो फिर वो रुकेगा, क्योंकि अगर लोगों की रिजेंटमेंट होगी, लोग इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, तो उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो यही इनके टाइम पर हुआ था, डिससेटिस्फैक्शन थी लोगों की इनके रूल के इनके रूल को लेकर, तो इसलिए इन्हें अल्टीमेटली अपना ऑफिस गिव अप ही करना पड़ा था। इनके बाद कौन आए? जनरल याया खान। इनके टाइम पर क्या हुआ? बांग्लादेशी क्राइसिस हो चुका था और वॉर विद इंडिया हो चुका था 1971 में। जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था, जब टू पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान से वो अलग हुआ था और अपना अलग सेपरेट कंट्री बनी थी बांग्लादेश, वो इन्हीं के टाइम पर लड़ाई वगैरह सब हुई, जनरल याया खान के टाइम पर, एंड इट emerged एज अ न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री। फिर जनरल याया खान के बाद कौन आए? जुल्फिकर अली भुट्टो। इनका टेन्योर भी दिया हुआ है बुक में, 1971 से 1977 तक था इनको, हालांकि जनरल जियाउल हक ने 1977 में हटा दिया। जनरल जियाउल हक के आने के बाद उन्हें प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स 1982 से फेस करने पड़े। प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स यानी लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थी, इन जनरल को हटाना था, तो 1982 से बार बार उन्हें प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स फेस करने पड़े, तो वो अल्टीमेटली हट चुके थे। और उसके बाद कौन आए? कौन आई? बेनजीर भुट्टो, 1988 में आई थी। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड हर पार्टी। इनकी पार्टी का नाम क्या था? पाकिस्तान पीपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। तो 1999 तक, 1988 में ये आई, 1999 तक मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इनकी पार्टी का नाम है, इनके बीच में ही पॉलिटिक्स चलती रही। कभी इनकी कभी उनकी पार्टी आती रही मुस्लिम लीग की। इट वाज लाइक दैट ओनली। फिर अल्टीमेटली नवाज शरीफ आए थे, बीच के लीडर्स का मेंशन नहीं किया बुक में। अल्टीमेटली नवाज शरीफ को किसने हटा दिया था? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। कब? 2001 में हटा दिया था। और 2001 में उनके आने के बाद अल्टीमेटली 2008 से पाकिस्तान इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में। बट पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होने के बावजूद एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब पाकिस्तान फेल हो चुका है एक स्टेबल डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में। इसका रीजन क्या है? लेट्स गेट टू नो। सोशल डोमिनेंस, इनके बहुत सारे रीजंस हैं, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं। अब इन्हें एक एक करके फैक्टर्स को पढ़ते हैं। सोशल डोमिनेंस ऑफ लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, military, and clergy led to frequent overthrow of democratically elected governments and establishment of military government. अब मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बार बार हटती रही। क्यों? क्योंकि सोशल डोमिनेंस रही है हमेशा से एरिस्टोक्रेसी, मिलिट्री और क्लर्जी की। लैंड ओनिंग, जिनके पास लैंड थी, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल थे, उनकी हमेशा से ही डोमिनेंस रही है इस चीज पर। और उन्हें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से इतना बेनिफिट नहीं मिलता होगा जितना मिलिट्री गवर्नमेंट से, तो इनकी वजह से बार बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टेप डाउन होना पड़ा था, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई थी। तो ऐसे तो भाई स्टेबल डेमोक्रेसी बन ही नहीं पाई ना पाकिस्तान की। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया मेड प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। According to these groups, political parties and democracy in Pakistan are flawed. ठीक है। अब ये जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स थे, जो कि मिलिटेंट नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, जो कि होते तो नेशनलिस्ट हैं, बट उन्हें ना नेगोशिएशन से अपने मांगे पूरी करानी अच्छी नहीं लगती। वो मिलिटेंट ज्यादा होते हैं, वो रेवोल्यूशनरी ज्यादा होते हैं, उन्हें लड़ाई ज्यादा वो पसंद होती है, और वो लड़ाई के थ्रू ही अपनी मांगे पूरी करते हैं, रेवोल्यूशन के थ्रू। तो उन ग्रुप्स को, इन प्रो मिलिट्री ग्रुप्स को क्या लगा कि जब से पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ हुई है, ये लोग तो पावरफुल हो ही चुके थे, तो इन्हें क्या लगता था कि जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हीं में ही गड़बड़ है भाई। तो इससे अच्छा तो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी में ही गड़बड़ है, दे आर फ्लॉड, दे आर
पाकिस्तान सिक्योरिटी जो है स्टेट पर है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्फिश माइंडेड पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और डेमोक्रेसी जो कि इतनी ज्यादा क्योटिक है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ही हार्म कर देगी। इसलिए इनके हिसाब से आर्मी का स्टे इन पावर ही सही है, मतलब आर्मी ही रूल करे हमारे पाकिस्तान को, वही ज्यादा सही है। इनके वजह से तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एट रिस्क हो जाएगी। तो इन्हें पसंद नहीं है कि डेमोक्रेसी हो पाकिस्तान में, क्योंकि इनको लगता है कि पार्टीज ही अच्छी नहीं है, इतनी कैपेबल नहीं है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को संभाल कर रख सके। थर्ड पॉइंट, द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान has further encouraged military to continue its dominance। मतलब इंटरनेशनल लीडर्स ने भी, इंटरनेशनल कंट्रीज के, अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स ने भी एक तरह से इतना सपोर्ट शो नहीं किया है पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रूल के लिए। ठीक है, इसका रीजन मैं बताती हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, यूएस एंड अदर वेस्टर्न स्टेट्स have encouraged military authoritarian rule for their own reasons in the past। यहाँ पर थ्रेट लिख देना, थ्रेट ऑफ ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म का पहले हम मतलब समझते हैं, और वो थ्रेट है क्या उसको हम समझते हैं कि क्यों इंटरनेशनल लीडर्स नहीं चाहते कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो। जैसा कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि इन्हें लगता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतनी केपेबल नहीं है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को संभाल के रखें। अब ऐसे ही पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, अगर वो इन पार्टीज के हाथ में आ जाएंगे तो वो टेररिस्ट के हाथों जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए इन कंट्रीज को लगता है कि आर्मी रूल अगर रहा तो न्यूक्लियर आर्सेनल्स को संभाल कर रखा जाएगा, कोई ऐसे थ्रेट नहीं है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाए वर्ल्ड में। तो इसलिए इन्हें लगता है कि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म यानी कि टेररिस्ट से बचने के लिए ये सही रहेगा कि मिलिट्री रूल ही रहे पाकिस्तान में। हालांकि एक प्लस पॉइंट भी है पाकिस्तान के बारे में, प्लस पॉइंट यानी एक पॉजिटिव भी है। रीड करते हैं। Although democracy has not been successful in Pakistan, there has been a strong pro-democracy sentiment in the country. Pakistan has a courageous and relatively free press and a strong human rights movement। हालांकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है अभी तक, बार बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को हटा दिया गया है, मिलिट्री टेक ओवर हुआ है बार बार, पर फिर भी देयर हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट इन द कंट्री। लोग अभी भी चाहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। डेमोक्रेसी के थ्रू ही एक्सप्रेस हो पाती है, वरना अथॉरिटेरियन रूल जब होता है तो लोग अपनी ही चलाते हैं, लीडर्स अपनी ही चलाते हैं, वो सिटीजन्स की नहीं सुनते हैं। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स ऑल्सो हैव अ से। सो इसीलिए अभी भी प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट है कंट्री में, अभी भी सिटीजन्स पाकिस्तान के चाहते हैं कि हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी हो बाकी कंट्रीज की तरह। और तो और पाकिस्तान की जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो भी रिलेटिवली फ्री है। मतलब उसमें कोई सेंसरशिप नहीं है, प्रेस सेंसरशिप नहीं है कि आप ये न्यूज मत दिखाओ। प्रेस सेंसरशिप क्या होती है कि सिलेक्टिव न्यूज ही दिखा सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, या कुछ जो मटेरियल होगा जो उन्हें पोस्ट करना है वो सेंसर कर दिया जाता है, उसे पोस्ट करने से मना कर दिया जाता है। बट ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया जो है रिलेटिवली फ्री प्रेस है उसकी, और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी स्ट्रांग है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बाद हम आते हैं नेक्स्ट कंट्री पे, विच इज बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में कुछ फैक्ट्स हम पढ़ते हैं पहले। इट वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 1971। अब मैं इसकी डेट को लर्न करने का एक तरीका बताती हूँ। इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुई? 1947 में। इंडिया और पाकिस्तान अलग हो चुके थे। पाकिस्तान, इंडिया बीच में इतनी बड़ी इंडिया है, पाकिस्तान में ये वेस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान, ये दोनों एक साथ गवर्न होते थे, एक ही पार्टी गवर्न करती थी, जिसमें बहुत दिक्कत आती थी। ठीक है, एक वेस्ट पाकिस्तान है, एक ईस्ट पाकिस्तान है, इतनी दूर है, पार्टी एक जगह पर है, पर रूल वो दोनों जगह कर रही है, तो इट वाज लाइक अ मिसमैनेजमेंट हैपनिंग। ठीक है, तो 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हुआ, यानी ईस्ट पाकिस्तान से वो बांग्लादेश बन चुका था, अलग हो चुका था वो वेस्ट पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अब अलग कंट्रीज बन चुकी हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल रही है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो 1947 से 1971 तक वो पाकिस्तान का ही पार्ट रहा है बांग्लादेश।
Next fact, it consisted of the partitioned areas of Bengal and Assam. आपको पता होगा ईस्ट पाकिस्तान को पहले ईस्ट बंगाल बोला जाता था, मतलब पार्टीशन से पहले ईस्ट बंगाल, क्योंकि अभी हमारी इंडिया के पास क्या है, वेस्ट बंगाल। हम सोचते होंगे हम उसे वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वेस्ट पार्ट है बंगाल का। ईस्ट पार्ट जो था वो ईस्ट पाकिस्तान बन चुका था, और ईस्ट पाकिस्तान के बाद वो जाके बांग्लादेश बना था। यू नो, इतनी बार वो पार्ट चेंज हुआ है। और वो सिर्फ ईस्ट बंगाल ही नहीं था, थोड़ा सा पार्ट उसके पास असम का भी था, तो बंगाल और असम का पार्टीशन एरिया से वो बना था। People of this region resisted the dominance of Western Pakistan and the imposition of Urdu language. अब जैसा कि मैंने बताया, वेस्ट पाकिस्तान में अपनी गवर्नेंस चलती थी, और वही गवर्नेंस वो ईस्ट पाकिस्तान में भी चलाते थे, इम्पोज करते थे, डोमिनेट करते थे ईस्ट पाकिस्तान को। अब क्योंकि वो बंगाली लोग जो है, बंगाली एरिया है वो सारा, तो मतलब बंगाली कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व रखना चाहते थे, बट क्योंकि वेस्टर्न पाकिस्तान में उर्दू लैंग्वेज ज्यादा चलती थी, तो वो लोग एक तरह से डोमिनेट करते थे और इम्पोज करते थे उर्दू लैंग्वेज इन पर भी। तो ये लोग इस रीजन के लोग जो है रेजिस्ट करते थे इस डोमिनेशन। ठीक है, they had protested against the unfair treatment meted out to the Bengali culture and language. ये बंगाली कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करके नहीं रखने देना चाहते थे वेस्टर्न पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स। तो इसलिए इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज दे वांटेड टू प्रिजर्व देयर ओन बंगाली कल्चर एंड लैंग्वेज। So they demanded a fair representation in the administration and a fair share in political power, कि हमें भी politically strong होना है, हमें भी अपने एरिया को खुद गवर्न करना है, तो हमें भी फेयर शेयर दो। क्योंकि वहां पर ना वेस्टर्न पाकिस्तानी लोग ही मतलब पॉलिटिकल पावर में आते थे, यहाँ से कोई भी पॉलिटिक्स में इतना लीडर नहीं था यहाँ से कोई भी। तो इन्हें रिप्रेजेंटेशन चाहिए थी कि अगर तो तुम वहां से गवर्न कर रहे हो, तो एटलीस्ट यहाँ का भी तो कोई होना चाहिए ना, कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही है वो तुम्हें जाकर रिपोर्ट करे। ऐसे तुम्हें क्या पता चलेगा वहां गवर्न कर रहे हो तुम, कि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो दे वांटेड अ फेयर रिप्रेजेंटेशन आल्सो, एडमिनिस्ट्रेशन में भी और पॉलिटिकल पावर में भी इन्हें शेयर चाहिए था। अब पूरा प्रोसेस देखते हैं। ये स्ट्रगल किसने सबसे ज्यादा मेन बड़ा लीडर कौन था जिसने ये स्ट्रगल लेड की, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान ने वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन के खिलाफ ये पॉपुलर स्ट्रगल लीड करी। और इनकी मांगे क्या थी, इनके डिमांड्स क्या थे। ही डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर द ईस्टर्न रीजन। ऑटोनॉमी यानी हमें खुद गवर्न करना है, हमें पावर दो। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्शंस ऑफ 1970। जो इलेक्शंस हुए उनमें क्या रहा, क्या आउटकम रहा, सब पढ़ते हैं। अवामी लीग पार्टी का नाम वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लेना। लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान, वन ऑल द सीट्स इन ईस्ट पाकिस्तान एंड secured a majority in the proposed constituent assembly for the whole of Pakistan। अब शेख मुजीबुर रहमान ने, जिन्होंने इतनी बड़ी पॉपुलर स्ट्रगल लीड करी, इनकी पार्टी जिसका नाम था अवामी लीग, उन्होंने सारी सीटें जीत ली ईस्ट पाकिस्तान में, और तो और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी मेजोरिटी जीत ली। ठीक है, पर जो गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप refused टू कन्वीन द असेंबली, हेंस शेख मुजीब वाज अरेस्टेड। उन्हें रूल करने से मना कर दिया गया वेस्ट पाकिस्तानी लीडरशिप ने, कि ये जीत गए हैं पर फिर भी हम असेंबली को कन्वीन कर देंगे, यानी हम इन्हें रूल नहीं करने देंगे, क्योंकि उनका डोमिनेशन था, वेस्टर्न पार्ट का डोमिनेशन था ईस्टर्न पार्ट पे, तो उन्होंने रूल नहीं करने दिया। और शेख मुजीब को, जो कि इतने बड़े पावरफुल लीडर बनकर आए थे, स्ट्रगल लेकर आए थे ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द ईस्ट पाकिस्तानी पीपल, उन्हें ही अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याया खान, ऊपर हमने पढ़ा था ना उनके बारे में। हाँ जी, ये वही है जनरल याया खान। अंडर द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल याया खान, द पाकिस्तानी आर्मी ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ बंगाली पीपल। बंगाली पीपल ने जब मूवमेंट निकालनी शुरू कर दी, जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो ये जो वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी है जनरल याया खान की, उन्होंने उसे सप्रेस करना शुरू कर दिया, दबाना शुरू कर दिया।
जब भी ऐसा होता है किसी की भी एस्पिरेशन को, पीपल की एस्पिरेशन को, स्पेशली जब मास प्रोटेस्ट चल रहा होता है, सप्रेस कर दिया जाता है, तो थाउजेंड्स की किलिंग तो होती है, मास किलिंग तो होती है। तो वही हुआ, thousands were killed by the Pakistani army. This led to large-scale migration into India, creating a huge refugee problem for India. अब आप देखोगे ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पर है, बंगाल यहाँ पर है, तो जल्दी जल्दी उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, यहाँ इंडिया में आना शुरू कर दिया लार्ज स्केल पर लोगों ने, क्योंकि वहां पर किलिंग शुरू हो चुकी थी। उन्हें उनकी डिमांड्स को सप्रेस करने के लिए, तो उन्होंने फटाफट इंडिया में आके शेल्टर लेना शुरू कर दिया ताकि वो लोग अपनी जान बचा सके। आप दूसरी बुक में पढ़ोगे, आई थिंक अराउंड 80 लाख रिफ्यूजीज आए थे इंडिया में इस टाइम पर। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा पूरा सपोर्ट किया ईस्ट पाकिस्तानी लोगों को, और उन्हें फाइनेंशियली और मिलिटरीली दोनों तरह से हेल्प किया। और वो भी चाहते थे कि बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन के इमर्ज हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगी, वेस्ट पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करेगा, तो वॉर तो होना ही है। दिस रिजल्टेड इन अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन December 1971 that ended in the surrender of Pakistani forces in East Pakistan. East Pakistan में उन्होंने सरेंडर कर दिया वेस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस में, एंड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अब फाइनली बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका था दिसंबर 1971 के वॉर के बाद। इंडिया का भी मेजर रोल रहा है बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करवाने में, बिकॉज इंडिया की भी बहुत हेल्प थी उस टाइम पर। इंडिया ने बहुत हेल्प की थी इन लोगों की, ईस्ट पाकिस्तानी लोगों की, जो अब बांग्लादेशी पीपल है। अब बांग्लादेश के बारे में फिर थोड़ा पढ़ते हैं। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयरिंग फेथ इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। जब भी कोई नई कंट्री बॉर्न होती है, जब भी कोई नई कंट्री इंडिपेंडेंट होती है, हमेशा वो कोशिश करती है कि वो अपने सिटीजन्स की एस्पिरेशंस को मीट कर पाए, और नई लीडरशिप हमेशा अच्छी अच्छी चीजें लाने का ट्राई करती है। अब इन्होंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म जैसे बड़े बड़े टर्म्स का, अच्छे अच्छे टर्म्स का प्रयोग तो किया, पर आगे देखो क्या हुआ। In 1975, Sheikh Mujib got the constitution amended to shift from the parliamentary to presidential form of government. He also abolished all parties except his Awami League. This led to tensions and conflicts. अब tensions and conflict क्यों हुई, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जब इन्होंने चेंज किया 1975 में, डेट याद रख लेना, ईयर याद रख लेना, ठीक है। पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज करने से होगा क्या, होगा क्या कि शेख मुजिब जो है, जो अभी लीडर है बांग्लादेश के, उनके पास पहले से थोड़ी थोड़ी क्या बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। और ऊपर से उन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम ही हटा दिया बांग्लादेश से। उन्होंने सारी पार्टीज को अबॉलिश कर दिया, सारी पार्टीज को बैन कर दिया, सिवाय अपनी एक लौती पार्टी जो की थी अवामी लीग। मतलब अवामी लीग ही है, इसके कंपटीशन में कुछ नहीं है, हमेशा हर इलेक्शन में वो जीतेगी, खुद को डेमोक्रेटिक भी दिखा लिया इलेक्शन कंडक्ट करके। पर अब कोई पार्टी ही नहीं है, तो जीतना ही इसने है, कोई रियल कंपटीशन नहीं है ना, कोई रियल चॉइस नहीं है ना वोटर्स के लिए। तो जब सारी पार्टी से हटा दी, जीतना ही अवामी लीग ने है, तो फिर टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स तो हुई कि ये क्या हो गया। हमने तो, लोगों ने सोचा कि हमने तो एक ऐसे लीडर को सपोर्ट किया था जिसने बहुत एक अच्छी चीज पर अपनी आवाज उठाई थी, अब उसी ने, जब हमने उसे इलेक्ट किया, उसने ये क्या कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि लोगों के ये रिएक्शन तो हमने देख लिए, क्या हुआ जब शेख मुजिब ने ऐसे कदम उठाए। अब देखते हैं कि धीरे धीरे करके प्रेजेंटली डेमोक्रेसी कैसे आई बांग्लादेश में, एंड मल्टी पार्टी सिस्टम भी इवेंचुअली आ जाता है बांग्लादेश में। तो देखते हैं कि बीच में कौन कौन से रूलर्स का मेजर रोल था और क्या क्या उन्होंने किया। इसमें बहुत छोटा फ्लो चार्ट है, बट आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज आपको इसमें, जब आप खुद पढ़ने बैठोगे ना चैप्टर एनसीईआरटी से, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी फ्लो चार्ट से, बहुत अच्छे से लर्न भी हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन लीडर थे, शेख मुजीबुर रहमान। अब he was assassinated in a military uprising in August 1975। 1975 में वो ये स्टेप्स लाए, तो ऐसे ही मिलिट्री अपराइजिंग टेक प्लेस हो गई बांग्लादेश में, तो उन्हें असैसिनेट कर दिया गया 1975 इटसेल्फ में ही। तो इनके बाद कौन आए, जियाउर रहमान।
वो कब आए? 1979 के इलेक्शंस को जीत कर आए। उनकी पार्टी का नाम क्या था? बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट, लर्न कर लेना सारे लीडर्स के, पार्टीज के नाम और इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो जो टेक प्लेस हुए और जो ईयर है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल एच एम इरशाद आए इसके बाद। ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर 5 years एंड डिमांड्स फॉर डेमोक्रेसी भी हो गई। बहुत ज्यादा लोगों ने, लेफ्टिनेंट जनरल है ना ये, मतलब मिलिट्री रूल तो अब लोगों को चाहिए ही नहीं था। अब लोगों को था कि अब हमें डेमोक्रेसी मिल चुकी है तो अब हमें डेमोक्रेटिक ही रहना है भाई, अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक ही रखना है। तो उन्होंने डिमांड्स फॉर डेमोक्रेसी उठानी शुरू कर दी लोगों ने। तो इन्हें अल्टीमेटली स्टेप डाउन करना पड़ा 1990 में। तो फिर 1991 में अगेन इलेक्शंस हुए। तब से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी अल्टीमेटली डेमोक्रेसी आ चुकी है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आ चुकी है। अब सिर्फ हम अवामी लीग ही नहीं है, और भी पार्टीज एग्जिस्ट करती है और रियल कंपटीशन। ऐसे कर करके आपको साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में ना धीरे धीरे बताया गया है कि कैसा उनका सिस्टम रहा है। इंडिया का आपको पता है तो इसलिए इंडिया का इसमें इतना मेंशन नहीं है, बट इंडिया के रिलेशंस इंडिविजुअली हर कंट्री के साथ मेंशन है। अब हम देखते हैं मोनार्की इन नेपाल। नेपाल के केस पे आ जाते हैं। तो नेपाल के बारे में जाने तो नेपाल वाज अ हिंदू किंगडम इन पास्ट। हिंदू किंगडम था पहले, उसके बाद इट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द मॉडर्न पीरियड फॉर मेनी इयर्स। बहुत सालों के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही रहा मॉडर्न पीरियड में। पहले वो हिंदू किंगडम था। People wanted more open and responsive system of the government, but the king restricted the expansion of democracy in Nepal. लोग तो चाहते थे कि और ज्यादा ओपन और रिस्पॉन्सिव सिस्टम हो गवर्नमेंट का, और ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाए गवर्नमेंट, बट किंग ऐसा नहीं चाहता था। किंग रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल बिकॉज किंग को अपनी पावर्स अपने पास रखनी थी, लोगों को नहीं देनी थी। पावर टू द पीपल वाली डेमोक्रेसी नहीं चाहिए थी किंग को। तो लिस्ट ऑफ इवेंट्स देखते हैं क्या क्या हुआ। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी नेपाल में, फिर उसके बाद 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुई नेपाल में। वो भी क्यों? क्योंकि प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होने लग गई, लोग बहुत ज्यादा डिमांड करने लग गए डेमोक्रेसी को। इसके वजह से धीरे धीरे माओइस्ट, माओइस्ट कौन होते हैं? जो कि अगेन मिलिटेंट नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं। वो लीडरशिप, करंट लीडरशिप जो होती है उसके खिलाफ होते हैं। वो चाहते हैं कि ये लीडर्स जो हैं अभी अपना ऑफिस छोड़कर चले जाएं, वो अभी रूल ना करे अपनी कंट्री में। तो धीरे धीरे माओइस्ट का भी, या आप देखोगे ईस्टर्न रीजन में सबसे ज्यादा होते हैं माओइस्ट, जो कि गोरिल्ला वॉरफेयर वगैरह में बहुत बिलीव करते हैं। तो ये माओइस्ट जो है, इन्होंने इवेंचुअली अपना नेपाल में इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद, थोड़े काफी टाइम बाद ऐसे क्या हुआ, माओइस्ट और जो डेमोक्रेट्स हैं, जो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, और जो मोनार्क की फोर्सेस हैं, मोनार्किस्ट फोर्सेस हैं, इन तीनों के बीच में क्या हुई? ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट। काफी टाइम तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रही। अब किंग तो इसके खिलाफ कुछ एक्शन ले गई। किंग ने क्या किया देखते हैं। In 2002, King abolished the parliament and dismissed the government, thus ending the limited democracy that existed in Nepal. जब उन्होंने देखा कि उनके रूल के खिलाफ इतना ज्यादा पॉपुलर डिससैटिस्फैक्शन आ चुका है कि माओइस्ट ने भी अपनी इन्फ्लुएंस स्प्रेड करनी शुरू कर दी, डेमोक्रेट्स भी लड़ने लग गए, इतनी ज्यादा लड़ाई होने लग गई, तो उन्होंने जितनी डेमोक्रेसी थी वो भी खत्म कर दी। जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने 1990 में बनाई थी और जो उसमें चीजें, प्रिंसिपल्स मेंशन किए थे, उसके खिलाफ जाके डेमोक्रेसी खत्म करके गवर्नमेंट भी हटा दी। फिर देखते हैं इवेंचुअली अप्रैल 2006 में क्या हुआ। इन अप्रैल 2006 द किंग, ड्यू टू मैसिव countrywide pro-democracy protests, was forced to restore the House of Representatives that had been dissolved in 2002. उन्हें, वो मजबूर हो गए कि अब इतने ज्यादा डेमोक्रेसी के प्रोटेस्ट होने लग गए कि वो मजबूर हो गए कि वो अब इसको रिस्टोर करे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को। इवेंचुअली गवर्नमेंट भी रिस्टोर हो गई। ठीक है, ये मूवमेंट जो थी अप्रैल 2006 में जो ये रिस्टोर हुआ, वो किसने लीड की थी? सेवन पार्टी अलायंस नाम की एक पार्टी ने, एसपीए, माओइस्ट ने और सोशल एक्टिविस्ट ने।
ये मूवमेंट लीड की थी। 2008 में क्या हुआ? नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फाइनली बन चुकी थी मोनार्की को अबॉलिश करके। और 2015 में क्या हुआ? इसने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करा। नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन 3-4 बार चेंज हुई थी बीच में, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। बट 2015 में फाइनली एडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप देख सकते हो नेपाल का फ्लैग। अब हम आते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका में जैसे कि हमने पढ़ा, एज सच कुछ मोनार्की और डेमोक्रेसी वाली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इट इज डेमोक्रेटिक सिंस इंडिपेंडेंस। बट इसमें ना जो प्रॉब्लम है वो है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के बेसिस पे और कम्युनिटीज के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट थी श्रीलंका में। डेमोक्रेसी तो शुरू से ही रही, पर ये कम्युनिटीज की, डिफरेंट कम्युनिटीज की कॉन्फ्लिक्ट थी। लेट्स रीड। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट इन 1948। जस्ट जैसे एक साल बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, उसके जस्ट एक साल बाद श्रीलंका भी इंडिपेंडेंट हो चुका था। बट इट फेस्ड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स बाय वन ऑफ द रीजन्स। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिस्क्लोज कर देती हूँ कि कौन से रीजन्स ने। जो इंडियन तमिल्स थे, उन्होंने जब मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म का फॉर्म ले लिया था, तो उन्होंने ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स शुरू कर दी। सेसेशनिस्ट मूवमेंट क्या होती है? इट इज बेसिकली सेपरेटिस्ट मूवमेंट। जब आप किसी कंट्री से अलग होना चाहते हो, जब आप किसी कंट्री से सेपरेट होना चाहते हो, तो उन मूवमेंट्स को सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है। पॉलिटिक्स इन श्रीलंका। अब देखते हैं कि श्रीलंका में पॉलिटिक्स कैसी थी। The politics in Sri Lanka was dominated by those forces that represent the interest of the majority Sinhala community and were hostile to large number of Tamils who had migrated from India to Sri Lanka. अब जो टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज जो एग्जिस्ट करती थी श्रीलंका में, वो थी एक सिन्हाला कम्युनिटी। और वैसे तो बहुत ज्यादा डाइवर्स था श्रीलंका में, बट दो मेजर कम्युनिटीज जो एग्जिस्ट करती थी वो थी एक सिन्हाला कम्युनिटी और एक जो इंडियन तमिल्स थे जो कि माइग्रेटेड थे, जो माइग्रेट कर चुके थे इंडिया से श्रीलंका में। तो इंडियन तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट थी। पर ना जो वहां की लीडरशिप थी, डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी तो थी, पर जो वहां की लीडरशिप थी वो इंटरेस्ट ज्यादा अ, सिन्हाला कम्युनिटी का शो करते थे और डिसीजंस भी सिन्हाला कम्युनिटी के फेवर में ज्यादा लेते थे बजाय कि इंडियन तमिल्स के। तो उन्हें रिप्रेजेंटेशन वाली फीलिंग नहीं आती थी। उन्हें लगता था कि वो अपनी ही कंट्री में रहकर, जहां पर वो इतने सालों से रह रहे हैं, वहां पे वो रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिल ही नहीं रही है। तो अब हम देखते हैं सिन्हाला नेशनलिस्ट सोचते क्या थे। सिन्हाला नेशनलिस्ट थॉट दैट श्रीलंका बिलोंग्स टू द सिन्हाला पीपल ओनली, सो दे शुड नॉट गिव एनी कंसेशंस टू तमिल्स। उन्हें तमिल्स का क्या करना, जब श्रीलंका जी हमारा ही है। सिन्हाला पीपल ऐसे सोचते कि श्रीलंका तो जी हमारा ही है, हम क्यों तमिल्स के बारे में सोचे, हम क्यों इन्हें कंसेशन से, हम क्यों इनके बारे में अच्छे अच्छे डिसीजंस निकाले। हम तो अपना ही सोचेंगे ना, ये हमारी तो कंट्री है, ये तो माइग्रेट करके आए हैं। पर आप ये भी तो सोचो कि वो माइग्रेट करके आए हैं, इतने साल से रह रहे हैं, वो उन्हीं की कंट्री बन गई है। तो लीडरशिप को उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके लिए भी अच्छे डिसीजंस लेने चाहिए। बट इट रिफ्यूज टू डू सो। वो सिन्हाला पीपल पे ही फोकस करते थे, निग्लेक्ट करते थे बेसिकली इंडियन तमिल्स को। तो हुआ क्या? द निग्लेक्ट ऑफ द तमिल कंसर्न्स लेड टू मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म। फ्रॉम 1983 onwards, the militant organization, the Liberation Tigers of Tamil Eelam, has been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanding Tamil Eelam or a separate country for the Tamils of Sri Lanka. The LTTE controls the northeastern parts of Sri Lanka. जब इन्हें अल्टीमेटली निग्लेक्ट कर दिया गया, तो मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म बन गया। कोई भी चीज, कोई भी प्रोटेस्ट मिलिटेंट तब होता है जब उनकी मांगे काफी लंबे समय से सुनी नहीं जा रही होती हैं, जब उनके कंसर्न्स पे कोई काफी टाइम से ध्यान नहीं दे रहा होता है, तब जाके वो मिलिटेंट बनते हैं।
तो 1983 से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बन गई एलटीटीई, फुल फॉर्म आप देख लो, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, हैज बीन फाइटिंग एन आर्म्ड स्ट्रगल, वो आर्म्ड स्ट्रगल पे उतर रही अब श्रीलंका की आर्मी के साथ। और वो डिमांड क्या कर रही है, तमिल इलाम यानी कि एक सेपरेट कंट्री, वो एक कंट्री अलग मांग रही है तमिल्स ऑफ श्रीलंका के लिए। और वो कहाँ कंट्री मांग रही है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट श्रीलंका की, क्योंकि ये बेसिकली वही रूल करती थी, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ श्रीलंका में। अब देखते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू कि क्या क्या हुआ। Tamil people of India wanted Indian government to intervene to protect interests of Tamils in Sri Lanka. अब जब इंडियन पीपल देखेंगे ऐसा अपने ही लोगों के साथ होते हुए, स्पेशली तमिल्स, तो फिर उन्हें तो बुरा लगेगा ना। तो वो चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए उनकी गवर्नमेंट से बात करके, ताकि हमारे तमिल्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाए जो कि श्रीलंका में रह रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी कंट्री के लोगों की सुनकर नेगोशिएट किया श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ तमिल क्वेश्चन पर। उन्होंने काफी मतलब बातचीत की, उन्होंने सुलझाने के काफी स्टेप्स दिए। 1987 में तो इंडिया ने एक अकॉर्ड भी साइन किया, अकॉर्ड यानी एक तरह से अग्रीमेंट भी साइन किया श्रीलंका के साथ, और उसने ट्रूप्स भेजे, इंडिया ने ट्रूप्स भेजे टू स्टेबलाइज द रिलेशंस बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड तमिल्स। बट हुआ क्या, इसका उल्टा हो गया, जो इंडिया ने चाहा था उसका उल्टा हो गया। इंडियन आर्मी गॉट इनटू अ फाइट विद द एलटीटीई ऑर्गेनाइजेशन। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ा, इन 1989 द इंडियन पीसकीपिंग फोर्स IPKF was pulled out of Sri Lanka without attaining its objective। ऑब्जेक्टिव तो पूरा हुआ नहीं, बट अल्टीमेटली इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को बाहर हटाना पड़ा ताकि और ज्यादा फाइट क्रिएट ना हो श्रीलंका। इंटरनेशनल एक्टर्स जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जैसे कि नॉर्वे एंड आइसलैंड, इन्होंने मीडिएट करने की कोशिश की कि इन दोनों ग्रुप्स को नेगोशिएशंस तक वापस लाया जाए, आर्म स्ट्रगल बंद कर दी जाए, टू ब्रिंग द वॉरिंग ग्रुप्स बैक टू नेगोशिएशंस, यानी कि लड़ने वाले ग्रुप्स, वॉरिंग ग्रुप्स। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एलटीटीई को 2009 में खत्म कर दिया गया। एलटीटीई वाज वैंक्विश्ड इन 2009 एंड कॉन्फ्लिक्ट केम टू एन एंड। अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट एंड हो चुकी थी, फाइनली सब कुछ सही हो चुका था। अब देखते हैं श्रीलंका में इतना कुछ होने के बाद करंट सिचुएशन कैसी है, करंटली श्रीलंका कैसा है। करंट सिचुएशन ऑफ श्रीलंका registered considerable economic growth and recorded high levels of human development। इतनी कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद अब प्रेजेंटली उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी उसके बहुत अच्छे हैं, HDI रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। इट इज द फर्स्ट कंट्री इन द रीजन टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन लाने वाली ये फर्स्ट कंट्री है, वर्ल्ड में नहीं, ध्यान देना इस पोर्शन को, इन द रीजन यानी साउथ एशियन रीजन में ये फर्स्ट कंट्री है टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। डिस्पाइट द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इट हैज मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। हमने देखा कि श्रीलंका डेमोक्रेटिक है कब से, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1948। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है कोई बात नहीं, पर इन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को खत्म कभी भी नहीं होने दिया, जो कि काबिल तारीफ है। आगे देखते हैं, इट हैज हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा GDP फॉर मेनी इयर्स राइट थ्रू द सिविल वॉर। सिविल वॉर के बाद से इसका फिर भी हाईएस्ट रहा है पर कैपिटा GDP काफी सालों तक। It was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population। आप देख रहे होंगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हर कंट्री में कितनी ज्यादा बढ़ी जा रही है। प्रेजेंटली इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि श्रीलंका वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज है जिसने की रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को सक्सेसफुली कंट्रोल करने की कोशिश की। अब हम आते हैं इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स पर।
हम एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और एरियाज ऑफ कॉपरेशन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। मैंने ऐसे करके हर कंट्री का इंडिया के साथ जो आगे भी आप यहाँ रिलेशंस पढ़ोगे इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स में, उसको एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और एरियाज ऑफ कॉपरेशन में कर दिया है कैटेगराइज। हमारी टीचर ने भी ऐसे कराया था एंड पर्सनली आई थिंक कि ऐसे लर्न करने से बहुत जल्दी लर्न होगा। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स फटाफट से और आप ऐसे लर्न करने का ट्राई कर सकते हो। अपने इसको भी कंसाइज करके नोट्स बना सकते हो, बहुत हेल्प होगी आई एम श्योर। इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स पर आते हैं, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं। सबसे पहला फेट ऑफ कश्मीर। और ये कब तक लड़ाई हुई? 1947 से 48 और 1965 में। ठीक है, ये तो खैर अभी भी लड़ाई हो ही रही है पाकिस्तान के फेट पर, सॉरी कश्मीर के फेट पर, कि कश्मीर किसका है। एक्चुअली ये बिलोंग किसको करता है कश्मीर? पाकिस्तान को बिलोंग करता है या इंडिया को बिलोंग करता है? फेट ऑफ कश्मीर पर आप डिटेल में रीजनल एस्पिरेशंस वाला चैप्टर पढ़ोगे दूसरी बुक में, आई टीच यू। तब उसमें हम कश्मीर इशू को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले जितना यहाँ लिखा है सिर्फ उतना पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। The 1947 to 48 war resulted in the division of the province यानी कि कश्मीर into POK यानी पाकिस्तान occupied Kashmir and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by the LOC। LOC यानी line of control, किसका, किस कंट्री का कहाँ तक कंट्रोल है, ये बेसिकली वो होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, उसे डिमार्केट करती है। ठीक है, द 1971 वॉर। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है कि एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में कि अब क्या कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा रीजन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। 1971 वॉर एंडिंग विद द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। हमने पढ़ा था बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, और बीच में इंडिया और वेस्ट पाकिस्तान यानी कि जो अब सिर्फ पाकिस्तान है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ी वॉर हुई थी। तो इस ये भी एक तरह से एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ही है। कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड द एक्विजिशन ऑफ आर्म्स। इस चीज पर भी इंडिया और पाकिस्तान की बहुत ज्यादा लड़ाई चलती रहती है कि कौन कितने आर्म्स को एक्वायर कर सकता है। और सियाचिन ग्लेशियर का भी कंट्रोल, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आप बुक में पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हो। सियाचिन ग्लेशियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर बोथ द कंट्रीज। तो इसके कंट्रोल पे भी दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्म्स रेस बिटवीन द कंट्रीज इन 1998। इंडिया ने पहले न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किए? 1974 में। और फिर उसके बाद 1998 में उसने सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, जिसके एकदम बाद पाकिस्तान ने भी कंडक्ट करने शुरू कर दिए। तो बेसिकली एक डर था कि ये दोनों कंट्रीज नेबर्स होने के साथ साथ, मतलब अभी इनके बीच में राइवलरी भी है, तो कहीं ये एक दूसरे के साथ आर्म्स रेस ना कंडक्ट करनी शुरू कर दे। तो वही हुआ, आर्म्स रेस हुई दोनों कंट्रीज के बीच में 1998 में, जिसके वजह से रिजल्ट था कारगिल वॉर ऑफ 1999। ये इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस का चैप्टर जब आप पढ़ोगे दूसरी बुक में है वो, उसमें एक बॉक्स बना हुआ है कारगिल कन्फ्रंटेशन नाम से, उसमें आप पढ़ोगे 1999 में हुआ था कारगिल वॉर। अब आर्म्स रेस कहाँ कहाँ कंडक्ट हुई? इंडिया ने कहाँ कंडक्ट की? पोखरन में, और पाकिस्तान ने शगाई हिल्स में। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान हेल्पिंग एंड एडिंग कश्मीरी एंड खालिस्तानी मिलिटेंट्स विद आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ट्रेनिंग, मनी एंड प्रोटेक्शन। पाकिस्तान ने हेल्प किया और एड किया, अपने तरफ से चीजें दी कश्मीरी मिलिटेंट्स और खालिस्तानी मिलिटेंट्स को, ताकि वो इंडिया में जाकर वॉयलेंस क्रिएट कर सके। अब पाकिस्तान स्पाई एजेंसी आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, during the period 1985 to 1995 being alleged to be involved in various anti-India campaigns। पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी को कहा गया है कि वो 1985 से 1995 तक के पीरियड में बहुत ज्यादा एंटी इंडिया कैंपेन्स में इन्वॉल्व थी इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ऑपरेटिंग सीक्रेटली थ्रू बांग्लादेश एंड नेपाल। वो बांग्लादेश और नेपाल में से निकलकर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, पाकिस्तान ब्लेम्स द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स सिक्योरिटी
फॉर फॉर्मेंटिंग ट्रबल इन द प्रोविंसेस ऑफ सिंध एंड बालूचिस्तान। अब पाकिस्तान को लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से ट्रबल्स क्रिएट हुई हैं प्रोविंसेस, उसके प्रोविंसेस में, जो कि है सिंध एंड बालूचिस्तान। ठीक है। अब रिवर वाटर डिस्प्यूट भी बहुत बड़ा एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और रिवर वाटर कौन सी है? इंडस बेसिन। 1960 में हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, जो कि वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट की थी, तो उसके वजह से अभी थोड़ा ठीक चल रहा है, बट फिर भी कंट्रोल ऑफ द रिवर वाटर पे थोड़ी बहुत लड़ाइयां चलती रहती हैं टिल डेट। अब नेक्स्ट एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट ओवर द सर क्रीक लाइन डिमार्केशन इन द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ में जो सर क्रीक लाइन डिमार्केशन है, आप देखोगे मैप में, तो उस पे भी डिसएग्रीमेंट रही है कि इतना पोर्शन तुम्हें कंट्रोल करना है, इतना पोर्शन हमें कंट्रोल करना है। पर अब एरियाज ऑफ कॉपरेशन देखते हैं। इतने सारे हमने एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लिए कि इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में कि यहाँ पे लड़ाई है, वहां पे लड़ाई है। अब कुछ तो एरिया ऑफ कॉपरेशन भी रहा होगा। लेट्स स्टडी दैट। एरियाज ऑफ कॉपरेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन्होंने बहुत ज्यादा अंडरटेक किए हैं, और बहुत ज्यादा समिट्स पर भी ये मिले हैं इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स, ताकि फिर भी कुछ इश्यूज पे कॉपरेट करने का ट्राई किया जाए। इन्होंने काफी बस रूट्स भी ओपन किए हैं, ट्रेड भी इंक्रीज हुआ है लास्ट 5 सालों में बहुत ज्यादा अमाउंट से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और तो और सिटीजन्स को वीजा भी आसानी से दे दिए गए हैं एक दूसरे की कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए। अब हमने इंडिया और पाकिस्तान तो पढ़ लिया, अब हम इंडिया के पाकिस्तान के अलावा बाकी नेबर्स के साथ रिलेशंस पढ़ेंगे इन द सेम मैनर, एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड एरियाज ऑफ कॉपरेशन। कुछ का बहुत छोटा छोटा है, कुछ का हमें डिटेल में पढ़ना है। इंडिया एंड बांग्लादेश, इमीडिएट नेबर ऑफ इंडिया इज बांग्लादेश। ठीक है। तो एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं। सबसे पहला है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स पर इनके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स रहे हैं कि, और बांग्लादेश को बेसिकली ये भी लगता है कि इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से इट बिहेव्स एज अ रीजनल बुली। यहाँ पर आगे भी आएगा। इट बिहेव्स एज अ रीजनल बुली ओवर द शेयर ऑफ रिवर वाटर्स, कि इतनी ज्यादा तो इनका लैंड एरिया है, तो ये ज्यादा रिवर वाटर को कंट्रोल कर लेंगे एंड ऑल। इस पर आगे देखते हैं, बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया एंड इट्स सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स। इस पर भी इंडिया बांग्लादेश से नाराज है कि वो मानते नहीं है कि उनकी इलीगल इमिग्रेशन रही है इंडिया में ड्यूरिंग द 1971 वॉर, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में जो एंड हुआ था। और तो और कहा जाता है कि बांग्लादेश सपोर्ट्स द एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स। और नेक्स्ट पॉइंट, Bangladesh's refusal to allow Indian troops to move through its territory to northeastern India and its decision not to export natural gas to India or allow Myanmar to do so through Bangladeshi territory। बांग्लादेश ने मना कर दिया है कि इंडियन ट्रूप्स जो है उसकी टेरिटरी से, बांग्लादेश की टेरिटरी से क्रॉस नहीं होंगे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया तक पहुंचने के लिए। अपनी टेरिटरी में रहो, हमारी टेरिटरी में मत आओ। दिस इज बांग्लादेश पॉलिसी। ठीक है। और तो और वो नेचुरल गैस भी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता है इंडिया को, और तो और वो म्यांमार को भी कह रहा है कि तुम भी मत करो इंडिया को एक्सपोर्ट, पर अगर तुम्हें करनी है तो हमारी टेरिटरी से क्रॉस नहीं होना चाहिए। कैसे भी करो, हमारी टेरिटरी से क्रॉस करके एक्सपोर्ट मत करो इंडिया को नेचुरल गैस। नेक्स्ट पॉइंट, Bangladeshi governments feel that India behaves like a regional bully over the sharing of river waters, encouraging rebellion in the Chittagong Hill Tracts, trying to extract its natural gas and being unfair in trade। बांग्लादेश को लगता है कि वो अपने जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इंडिया जो है रिवर वाटर्स पे ज्यादा कंट्रोल ले रहा है, और तो और टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में, जो कि बांग्लादेश का पार्ट है। और तो और वो ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी अनफेयर है इंडिया, और वो वहां से बांग्लादेश से नेचुरल गैस भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात, बाउंड्री डिस्प्यूट्स रिमेन अनरिजॉल्व्ड। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट्स भी अनरिजॉल्व रहे हैं
आप कभी देखना इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर वो भी प्रॉपरली कवर्ड नहीं है। तो इसके वजह से भी बाउंड्री डिस्प्यूट्स अनरिजॉल्व्ड है। उन्हें पता नहीं है कितनी बाउंड्री कहाँ तक इंडिया है, कहाँ तक बांग्लादेश है। एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब आते हैं एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पे। इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं दोनों कंट्री के पिछले 20 सालों से काफी बढ़ चुके हैं और बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज पे इन दोनों कंट्रीज ने बहुत ज्यादा कोऑपरेशन दिखाई है और रेगुलरली कोऑपरेट भी किया है। बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट यानी लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी उसका नाम चेंज होकर एक्ट ईस्ट हो चुका है 2014 से, दैट वांट्स टू लिंक अप साउथ ईस्ट एशिया विया म्यांमार यानी थ्रू म्यांमार। 2015 में दे ऑल्सो एक्सचेंज सर्टेन एनक्लेव्स। तो ये एरियाज ऑफ कोऑपरेशन थे। अब आते हैं हम इंडिया और नेपाल पर। इंडिया और नेपाल के एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं। एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे आ जाते हैं। यस, ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। आगे देखते हैं वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना एंड नेपाल गवर्नमेंट्स इन एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडियन एलिमेंट्स। तो आपको पता है कि इंडिया और चाइना के कुछ खास अच्छे रिलेशंस फिलहाल तो नहीं है। इसके वजह से जब नेपाल और चाइना के अच्छे रिलेशंस हैं तो बेसिकली इंडिया इज लाइक कि उसके अच्छे इतने रिलेशंस नहीं बन पा रहे हैं नेपाल से, क्योंकि चाइना से उसकी राइवलरी है और नेपाल और चाइना आपस में क्लोज रिलेशंस मेंटेन करते हैं। तो इतना बेसिकली मेंटेन नहीं कर पा रही है इंडिया नेपाल के साथ अच्छे रिलेशंस। और तो और एंटी इंडियन एलिमेंट्स जो कि नेपाल के थ्रू हुए हैं उसमें नेपाल गवर्नमेंट ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। नेपाल गवर्नमेंट के इन एक्शन को लेकर इंडिया इज इंडिया बहुत दुखी है नेपाल गवर्नमेंट के इन एक्शन को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट, माओइस्ट मूवमेंट इन नेपाल इज अ ग्रोइंग सिक्योरिटी थ्रेट। नेपाल में जो माओइस्ट मूवमेंट चल रही है वो एक तरह से सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया के लिए। गिवन द राइज ऑफ नक्सलाइट ग्रुप्स इन वेरियस इंडियन स्टेट्स फ्रॉम बिहार इन द नॉर्थ टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ। नेपाल में इतने ज्यादा माओइस्ट आ चुके हैं, नक्सलाइट ग्रुप्स आ चुके हैं, इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो धीरे धीरे इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया में भी ये चीजें इंक्रीज हो रही है। नक्सलाइट ग्रुप्स का इंक्रीज देखने को मिल रहा है हमें। कंट्रीज इन्होंने बताई है, बिहार सॉरी स्टेट्स इन्होंने बताई है, बिहार इन द नॉर्थ टू आंध्र प्रदेश इन द साउथ। मतलब उधर से लेकर उधर तक नक्सलाइट ग्रुप्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं इंडिया में। Many Nepali leaders think that Indian government interferes in its internal affairs. नेपाली लीडर्स को लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है एंड हैज डिजाइन्स ऑन इट्स रिवर वाटर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ करके इंडिया ने अपने तरफ ज्यादा कंट्रोल रखा हुआ है रिवर वाटर्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर, और प्रिवेंट्स नेपाल अ लैंड लॉक्ड कंट्री। मतलब आप देखोगे इंडिया के आसपास यहाँ थोड़ा सी है, थोड़ा ओशन है, बट नेपाल जो है वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। वहां पे कंट्रीज से वो ढका हुआ है, कोई रिवर बॉडी नहीं है। मतलब बेसिकली जो कंट्रीज के बीच में से पास हो रही होगी वही है, मतलब खाली एरिया कुछ नहीं है। यहाँ पर बॉर्डर ऑफ वन कंट्री से सिचुएटेड है, यहाँ पर बॉर्डर ऑफ अनदर कंट्री है। तो बेसिकली वो लैंड लॉक्ड कंट्री है नेपाल। तो उसे लगता है नेपाल को कि इजियर एक्सेस टू द सी थ्रू इंडियन टेरिटरी उसे नहीं मिल पा रहा है और ये इंडियन गवर्नमेंट की कुछ चाल है। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। अ ट्रीटी a treaty between the two countries allows the citizens of the two countries to travel to and work in another country without visa and passports। उन्होंने एक ट्रीटी साइन की दोनों कंट्रीज ने मिलके, जिसके वजह से जो सिटीजन्स हैं दोनों कंट्रीज के उनको एक तरह से अलाउ हो चुका है कि बिना वीजा और पासपोर्ट्स के आप ट्रैवल भी कर सकते हो। नेपाल मतलब नेपाली लीडर्स ने बोला कि आप इंडिया ट्रैवल कर सकते हो और इंडियन लीडर्स ने बोला आप नेपाल ट्रैवल कर सकते हो विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट। चाहे आप ट्रैवल के
घूमने घुमाने के बेसिस से जा रहे हो, या फिर आप काम के बेसिस से जा रहे हो, तो आप ऐसे बिना वीजा और पासपोर्ट के इजीली ट्रैवल कर सकते हो। The two countries are held together by trade, scientific cooperation, common natural resources, electricity generation, and interlocking water management grids. ये आपको रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। एक बार देख लेना, वैसे इतना मुश्किल नहीं है, लर्न हो जाएंगी ये चीजें। दो चार भी लिख के आ जाओगे तो चलेगा। तो ये बेसिकली बताया है कि दोनों कंट्रीज साथ में किन किन टॉपिक्स पर कॉपरेट कर रही हैं, किन किन चीजों पर कॉपरेट कर रही हैं, और किन किन चीजों में ये शेयर करती हैं, कॉमन चीज है। There is a hope that consolidation of democracy in Nepal will lead to improvements in the ties between two countries. एक बार कंसोलिडेशन हो जाए डेमोक्रेसी का नेपाल में, एक बार नेपाल में स्टेबल डेमोक्रेसी आ जाए, उसके बाद से दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं उनमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ये होप है। आगे देखते हैं। आगे है इंडिया और श्रीलंका का, एक छोटा सा ही है, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड पे एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और एरियाज ऑफ कोऑपरेशन कर दिया है। एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं इंडिया और श्रीलंका में। इंडियन लीडर्स एंड सिटीजंस फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रिमेन न्यूट्रल when Tamils are politically unhappy and are being killed. But now it prefers a policy of disengagement vis-a-vis श्रीलंका's internal troubles. मतलब श्रीलंका के इंटरनल ट्रबल्स में पहले तो इंडियन तमिल्स ने भी बोला, जो इंडिया में रहते हैं उन्होंने बोला कि आपको इंडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, बट फिर एलटीटीई के साथ अल्टीमेटली फाइट हो गई। तो बेसिकली और ज्यादा सिचुएशन खराब ही हो गई। पर उन्हें लगता था कि हम ऐसे कैसे ना बोलें जब हम देख रहे हैं कि हमारे तमिल्स जो है पॉलिटिकली अनहैप्पी हैं, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही, और तो और उन्हें मारा भी जा रहा है। पर फाइनली एक अकॉर्ड साइन करने के बाद अब वो पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट फॉलो करती है इंडियन गवर्नमेंट, कि श्रीलंका की इंटरनल ट्रबल्स हैं, दे विल हैंडल। एरियाज ऑफ कॉपरेशन पे देखते हैं। India signed a free trade agreement with Sri Lanka, which strengthened relations between two countries. एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट श्रीलंका के साथ इंडिया ने साइन किया, जिसके वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं वो और ज्यादा मजबूत हो गए। सेकेंड एरिया ऑफ कॉपरेशन देखते हैं। India's help in post-tsunami reconstruction in Sri Lanka also brought the two countries closer. इंडिया ने जब श्रीलंका में सुनामी आ चुकी थी, तो जब रिकंस्ट्रक्शन हो रही थी श्रीलंका की, तो इंडिया ने बहुत ज्यादा एड प्रोवाइड किया श्रीलंका को। तो उसकी वजह से श्रीलंका भी बहुत थैंकफुल है। पीछे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट भी बनाई थी, इतना सारी कंट्रीज ने मिलाकर नहीं दिया होगा जितना एक इंडिया ने हमें हेल्प किया है। तो इसके वजह से भी बहुत क्लोज आ चुकी हैं दोनों कंट्रीज, रिलेशंस इंप्रूव हो चुके हैं। इंडिया एंड भूटान पर आते हैं। एज सच कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इंडिया और भूटान के बीच में, तो एरियाज ऑफ कॉपरेशन ही है, उन्हें पढ़ते हैं। Efforts made by the Bhutanese monarch to weed out the guerrillas and militants from northeastern India that operate in his country have been helpful to India. इन्होंने जो कि माओइस्ट एंड मिलिटेंट्स हैं, इन्हें जब भूटानीज मोनार्क ने निकालने की कोशिश की, जो कि उनकी कंट्री में ऑपरेट करते हैं, वो बेसिकली इंडिया के लिए भी बहुत हेल्पफुल प्रूव हुआ है। India is also involved in big hydroelectric projects in Bhutan and remains Himalayan kingdom's biggest source of development aid. ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया एंड मालदीव्स पर। रिलेशंस आर वार्म एंड कॉर्डियल। रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुई उसको तो हमें पता ही है रिसेंटली क्या हुआ, बट बुक सेज द रिलेशंस आर वार्म एंड कॉर्डियल। ठीक है। इन नवंबर 1988, when some Tamil mercenaries from Sri Lanka attacked Maldives, Indian Air Force and Navy reacted quickly to the Maldives request to stop the invasion. नवंबर 1988 में हुआ क्या था, तमिल जो थे उन्होंने श्रीलंकन तमिल्स जो थे उन्होंने बेसिकली मालदीव्स को अटैक करने की कोशिश की थी, इन्वेड करने की कोशिश की थी। तो जब मालदीव्स ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि हमारी मदद करो, तो इंडिया ने फटाफट अपनी एयरफोर्स और नेवी भेजी और रिएक्ट किया क्विकली मालदीव्स की रिक्वेस्ट पर। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द आइलैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
टूरिज्म एंड फिशरीज। आपको पता है कितने ज्यादा लोग इंडिया से मालदीव घूमने जाते हैं हर दिन। मतलब मैं सुन रही होती हूँ किसी की छुट्टी हो और कहाँ जा रहे हो, मालदीव जा रहे हैं। तो सुनने में भी अच्छा लगता है बिकॉज इतना सुंदर है मालदीव। सो बेसिकली जब हम लोग वहां जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो हम एक तरह से उसके जीडीपी में एज ए टूरिस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो अब जब इतने ज्यादा लोग इंडिया से मालदीव जाएंगे तो बेसिकली उसके जीडीपी में सिग्निफिकेंट राइज आएगा। तो हम एक तरह से इंडिया जो है आइलैंड की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, टूरिज्म में तो कर ही रही है और फिशरीज में भी काफी कंट्रीब्यूट कर रही है। अब आते हैं अपना लास्ट टॉपिक, पीस एंड कॉपरेशन। बुक में बहुत 2 पेज का दिया हुआ है ये, बट मोटा मोटा जो उसमें बुक में एक्सप्लेन किया है वो मैंने यहाँ पे फैक्ट्स लिख दिए हैं, बाकी आप रीड करोगे, इट इज वेरी इजी। पीस एंड कॉपरेशन में देखते हैं। In case of in spite of many conflicts, the state of South Asia recognize the importance of cooperation and friendly relationship among themselves. इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी साउथ एशिया की स्टेट्स ये मानती हैं कि कॉपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और फ्रेंडली रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है हम स्टेट्स के आपस में रखने में। और इसीलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जिसका नाम है सार्क। यानी सार्क क्या था, बेसिकली एक इनिशिएटिव था टू इवॉल्व कॉपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स। सार्क ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई थी? 1985। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। साथ में आपके वहां पर एक टाइमलाइन भी दी होगी बुक में, तो आप उसमें देख सकते हो। बहुत ज्यादा इवेंट्स एक तरह से एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं, किस कंट्री ने कब ज्वाइन किया, सार्क कब बना। तो बेसिकली साउथ एशिया की पूरी टाइमलाइन दी हुई है, उसको देख लेना। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। ठीक है, कॉपरेशन के लिए ही उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसलिए। और उन्होंने ना एक चीज और बनाई, साफ्टा, यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट प्रोमिस्ड अ फ्री ट्रेड जोन फॉर द होल ऑफ साउथ एशिया। पूरे साउथ एशिया के लिए इसने एक फ्री ट्रेड जोन प्रॉमिस किया। अब फ्री ट्रेड जोन जब साइन हुआ, उसकी ईयर है 2004। और वो कब इफेक्ट में आया, कब से वो इम्प्लीमेंट हुआ? 1 जनवरी 2006 से, 1 जनवरी 2006 से वो इम्प्लीमेंट हुआ। बट इस ये एम तो करता है लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स में, बट जो साफ्टा में मतलब बाकी कंट्रीज जो है, साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, उन्हें लगता है कि इंडिया बीइंग अ वेरी बिग कंट्री ज्योग्राफी वाइज, और इंडिया वैसे इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा ग्रोथ जैसे अब कर रहा है, तो उन्हें ऐसा लगता है बाकी कंट्रीज को कि साफ्टा जो है एक तरह से तरीका है कि इंडिया हमारी हमारी कंट्रीज की मार्केट्स में इन्वेड करे अपने प्रोडक्ट्स से। तो बेसिकली साफ्टा के भी बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि बाकी कंट्रीज के लोगों को लगता है कि ये एक तरह से इंडिया का इनिशिएटिव है ताकि इंडिया अपनी इन्फ्लुएंस स्प्रेड करे और हमारी मार्केट्स को इन्वेड करे। बट ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया ऑन द अदर हैंड थिंग्स की ये तो एक बहुत अच्छा एक तरीका है जिससे हम रीजनली कॉपरेट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी हम कॉपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से। सो ये हम सबके लिए ही बेनिफिशियल है। इंडिया ऑन द अदर हैंड थिंक्स दिस। South Asia is influenced by outside powers such as US and China. US and China इकोनॉमिकली कितने पावरफुल हैं ये हम सबको पता है। तो साउथ एशिया ऐसे लैंड लॉक्ड रीजन की तरह नहीं रह सकता है, आइसोलेटेड रीजन की तरह नहीं रह सकता है। जब वो ग्रो करेगा तो यूएस और चाइना जैसे इंपॉर्टेंट पावर्स भी उसके पास आएंगे। उन्होंने भी बहुत ज्यादा ट्रेड रिलेटेड कंट्रीज के साथ अग्रीमेंट साइन किए हैं, अकॉर्ड साइन किए हैं। तो बेसिकली वो भी बीइंग वेरी बिग इकोनॉमिक पावर्स देमसेल्व्स, तो वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस एक तरह से कर देते हैं साउथ एशियन रीजन को और उनके डिसीजंस पर, जो कंट्रीज साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके डिसीजंस पर। आप एक बार ये टॉपिक रीड कर लेना, इट इज वेरी इजी। जो मेन मेन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। So that's it for today's chapter. Thank you so much for watching my video. If you like it,
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर में लाने वाली हूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।